हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुजस एकेडमी अलवर और मैं हूं दिलीप चौधरी। और मेरे साथ आज आप भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हो। भारत का सामान्य ज्ञान यानी कि नेशनल जीके जो होती है, आपको पता है राष्ट्रीय स्तर की सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न किए जाते हैं। साथ ही राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भी भारत के सामान्य ज्ञान को अक्सर कर पूछा जाता है। भारत का सामान्य ज्ञान जो है उसे हम कुछ भागों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे इतिहास, संविधान, भूगोल, कला व संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स और विविध यानी कि खेल और बहुत सारी चीज़ों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं बचे कुचे उन्हें विविध में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो सामान्य ज्ञान के अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा हमारा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से सबसे पहले जो हम जानने वाले हैं वो भारतीय इतिहास को जानने वाले हैं, इंडियन हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। और इंडियन हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपके आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो जो इसमें सबसे पहला पार्ट है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो 5 लाख वर्ष पूर्व से शुरू होता है और 7वीं सदी तक चलता है, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट जो इंक्लूड होता है वो होता है आपके पाषाण काल। पाषाण काल के तीनों भागों, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मानव की उत्पत्ति हुई, मानव किस तरह से जो है उसने चित्रकारी को बनाना सीखा, किस तरह उसने पहिए का निर्माण किया, कैसे उसने आग का आविष्कार किया और किस तरह मानव जो है कृषि करने लग गया था। ठीक है, और उस काल के बाद मानव ने कैसे अपनी सुनियोजित व्यवस्थाएं और सभ्यताएं विकसित की, उनके बारे में हम जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसी क्रम में हम आगे जब हम चलते हैं तो उसके बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद काल को, जहाँ पे 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अंगुत्तर निकाय से हमें इनकी जानकारी मिलती है। इसी क्रम में अगला जो टॉपिक रहेगा वो महाजनपद काल से निकलकर मगध महाजनपद रहेगा। मगध साम्राज्य के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह मगध महाजनपद ने 16 महाजनपदों को जीता और जीतने के बाद एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। ठीक है, उसी क्रम में इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो हर्यंक वंश से शुरू होती है और यहाँ से मगध का जो साम्राज्यवाद है वो शुरू होता है। शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। मौर्य वंश में अशोक अंतिम रूप से कलिंग को जीतता है और जो मगध साम्राज्य का साम्राज्यवाद था वो साम्राज्यवाद समाप्त हो जाता है। मौर्य वंश के बाद शुंग व कण्व वंश हम पढ़ते हैं। मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग व कण्व वंश स्थापित हुए थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं भारत पर विदेशी जातियों का आक्रमण, जिनमें सबसे पहला आक्रमण ईरानियों का हुआ, साइरस फर्स्ट का। उसके बाद जो है यूनानियों का आक्रमण हुआ। उसके बाद कुषाण, शक, हूण, ये सारे जो आक्रमणकारी हैं उनको हम पढ़ते हैं। इसी क्रम में सातवाहन वंश जो दक्षिण भारतीय ब्राह्मण वंश था उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और उसके पश्चात हम गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करते हैं, जिस वंश में समुद्रगुप्त जैसे महान सम्राट हुए थे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा वो रहेगा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। ये वर्धन या पुष्यभूति जो वंश है ये हर्षवर्धन से संबंधित है। ठीक है, हर्षवर्धन को इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा विदेशी यात्रियों से, यानी कि प्राचीन समय में प्राचीन भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए थे। मध्यकालीन भारत शुरू होता है 8वीं से 17वीं सदी तक। उसमें पहला जो टाइम पढ़ेंगे हम वो है राजपूत काल। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उसका कोई वंशज नहीं था, इस कारण जो पूरा अखंड साम्राज्य था उत्तर भारत का वो छोटे छोटे राजपूत राज्यों के रूप में टूट गया। छोटे छोटे राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जिनमें चौहान, चंदेल, गहड़वाल, प्रतिहार, गोहिल, कछवा ये प्रमुख राजवंश रहे थे। ठीक है, इसी क्रम में अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं दक्षिण भारतीय राजवंश। दक्षिण भारतीय राजवंशों में हम चोल, चालुक्य, चेर, पांड्य, ठीक है, पल्लव, इन सभी राजवंशों का अध्ययन करते हैं। काकतीय राजवंश भी इसमें शामिल होता है। इसी क्रम में अरब आक्रमण को पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ये करने की अरब लोगों ने हमारे भारत पर जो 712 में आक्रमण किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद तुर्क आक्रमण को पढ़ेंगे। तुर्क आक्रमणकारियों में महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में अगला टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर इब्राहिम लोदी तक। ठीक है, वो पूरा टाइम आएगा दिल्ली सल्तनत में।
इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है, तो मुगल वंश आ जाएगा। और मुगल वंश कब खत्म हो जाता है? 1857 में। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट था उसे रंगून में दफना दिया जाता है। अगला इसमें सूरी वंश को हम पढ़ते हैं, जो मुगल वंश के बीच में ही आता है, जिसकी स्थापना शेर शाह सूरी करता है। ठीक है दोस्तों, उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विजयनगर व बहमनी साम्राज्य, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस तरह हुई, यहाँ पे कौन कौन से वंश ने शासन किया। उसी तरह बहमनी साम्राज्य कितने भागों में विभक्त था और वहां पर भी कौन कौन से वंश के शासकों ने शासन किया और इसकी स्थापना किसने की और यह समाप्त कैसे हुआ। इसके बाद पढ़ेंगे मध्यकालीन विदेशी यात्रियों को, यानी कि मध्यकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए थे। चलिए, ये मध्यकालीन भारत हो जाता है। और सबसे अंतिम जो रहेगा इसमें वो रहेगा आधुनिक भारत, जो 18 से 20वीं सदी तक का जो टाइम है उसे हम आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, यानी कि डच, फ्रेंच और आपके पुर्तगाली, ठीक है, और अंग्रेजी, ये सभी लोगों का भारत में आगमन और उन्होंने अपनी अपनी कंपनियों की स्थापना करना। ठीक है, उनको हमें पढ़ना है। उसके बाद उत्तर मुगल साम्राज्य को पढ़ना है, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस तरह मुगल साम्राज्य जो है वो समाप्त हुआ था, वो पूरा इसमें पढ़ना होगा हमें। मुगल साम्राज्य के समापन के बाद हम मराठा साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। और मराठा साम्राज्य के बाद हमारा जो आने वाला है वो है मैसूर, हैदराबाद, बंगाल और अवध, ऐसे छोटे राज्यों को जिन्होंने दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के अपने राज्य स्थापित किए थे, उन राज्यों को हम पढ़ने वाले हैं। इसी क्रम में 1857 की क्रांति को हम पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और आपके ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ऐसे महान लोगों के द्वारा सामाजिक जो आंदोलन चलाए गए थे उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलनों के बाद हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, जिनमें बहुत सारी पार्टियों की स्थापना हुई, जिनमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभिनव भारत की स्थापना, ये प्रमुख जो संगठन थे, प्रमुख जो संस्थाएं थी, उनके गठन को पढ़ेंगे और किस तरह से भारत जो है स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस तरह हुई और किस तरह से जो है नौसेना और वायुसेना विद्रोह हमारे भारत में हुए और किस तरह भारत छोड़ो आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, बंगाल विभाजन क्या था, और हम इसमें पढ़ने वाले हैं सांप्रदायिकता के आधार पर भारत को बांटने वाला मिंटो का मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में जो अंतिम पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद जो टाइम शुरू होता है, उसके बाद जो हमारा जो टाइम शुरू होगा उसे हम हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करते, उसे हम समसामयिकी में, करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ चीज़ें जो हैं वो विविध में शामिल हो जाती हैं। चलिए, इसी क्रम के साथ हम एक एक करके इन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। अगली वीडियो के माध्यम से मैं ये टॉपिक्स आपको करवाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।